हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन, जो कि इस वीडियो में 75 क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूं और ये प्रैक्टिस सेट 8 होने वाला है। और अगर बाकी के आपने 7 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसे देख लीजिए। फिर उसी के बाद वाले क्वेश्चन जो है वो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया हुआ है। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनः संचालित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का गठन किया गया था? तो ये योजना थी इंदिरा आवास योजना, इसे चेंज करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत में कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं? तो ये 26 संगठन ऐसे हैं जो कि संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं। तो आप याद रखेंगे कि 26 संगठन जो हैं वो संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा कौन प्रदान करता है? तो कंप्यूटर पर जो रिमोट लॉगिन की सुविधा है वो टेलनेट देती है। तो आप इसे याद रखेंगे कि कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा जो है देती है वो टेलनेट है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत में त्रिचरण नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम की स्थापना किसने की थी? तो भारत में जो त्रिचरण नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम की स्थापना किया था वो डॉक्टर होमी भाभा ने किया था। तो आप इसे याद रखेंगे, डॉक्टर होमी भाभा ने भारत में त्रिचरण नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे मनाया जाता है 23 अप्रैल को। तो आप इसे याद रखेंगे कि वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे मनाया जाता है 23 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा, जो कि है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे उनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी। तो आप नाम याद रखेंगे कि बदरुद्दीन तैयब जी ये राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में जो अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है वो विक्रम साराभाई के द्वारा माना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, धनावेशित आयन को डैश कहा जाता है? जो धनावेशित आयन होते हैं उन्हें धन आयन के नाम से भी जाना जाता है। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन आता है हमारा। तो धनावेशित आयन जो है वो धन आयन के नाम से भी जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत ने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था? तो भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण किया था 1974 में। तो आप इसे याद रखेंगे, इसके ऊपर एक फिल्म भी बनी है, आप चाहे तो वो देख सकते हैं। उनमें दिखाया गया है कि भारत ने अपना परमाणु परीक्षण जो है वो कैसे किया था। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा, रॉलेट एक्ट में पारित किया गया था। तो रॉलेट एक्ट जो है वो किस सन में पारित किया गया था? तो ये किया गया था 1919 में, 1919 में जो है वो रॉलेट एक्ट जो है वो पारित किया गया था। तो आप इसे याद रखेंगे कि 1919 में रॉलेट एक्ट लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। तो आप इसे याद रखेंगे कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा, जो कि है भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प जो है वो चुना था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है वो भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना था। तो आप इससे आंसर याद रखेंगे कि जो दूसरा पंचवर्षीय योजना था उसके दौरान जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प जो है वो चुना गया। और ये दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है कि जैसे कि जिस अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र हों उसे ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। मतलब कि कुछ चीज़ें सरकार के कंट्रोल में भी रहें और कुछ जो चीज़ें हैं वो जो सरकारी और प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी के जो अलग अलग मालिक होते हैं, ओनर होते हैं, उनके कंट्रोल में भी रहें। जैसे जियो एयरटेल हो गया, तो ये सब जो है वो प्राइवेट कंपनी है और इनके कुछ प्राइवेट ओनर भी हैं। तो ये सब मिलकर देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कुछ चीज़ें सरकार ओन करती हैं और कुछ चीज़ें ये प्राइवेट कंपनी के ओनर ओन करते हैं। तो इसी को दोनों मिलाकर जो अर्थव्यवस्था बनती है उसी को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा, श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण के कारण जो है वो होते हैं। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है वायु प्रदूषण। क्योंकि श्वसन तंत्र मतलब जहाँ से हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो वहाँ किससे प्रभावित होगा? तो वो वायु प्रदूषण से प्रभावित होगा। कि अगर वायु अच्छी नहीं रहेगी तो हमारे श्वसन तंत्र में बहुत अलग अलग तरह की बीमारी या प्रदूषण हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 या 7 होते हैं। तो ये जो तत्व है इसका नाम है क्लोरीन। तो क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 2, 8, 7 होता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे नेटवर्क का हिस्सा नहीं है? तो जो 4 शहर हैं वो हमारी गोल्डन क्वाड्रिलेटर्स को जोड़ती हैं, जिसमें कि मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई जो है। अगला जो है वो चेन्नई है, हैदराबाद नहीं है। तो हैदराबाद हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि हैदराबाद जो है वो गोल्डन क्वाड्रिलेटर्स नेटवर्क हाईवे का जो हिस्सा नहीं है। तो हैदराबाद की जगह क्या होगा? तो चेन्नई होगी। तो चेन्नई, मुंबई, कोलकाता और दिल्ली जो है वो हमारे गोल्डन क्वाड्रिलेटर हाईवे नेटवर्क को जोड़ती हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, ये प्रसिद्ध भारतीय महिला वकील कौन है जिन्होंने भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 377 के विरुद्ध कानूनी लड़ाई का नेतृत्व किया? तो इनका नाम था मेनका गुरुस्वामी और अरुंधति काटजू। तो आप इसे याद रखेंगे कि मेनका गुरुस्वामी और अरुंधति काटजू ने भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 377 के विरुद्ध कानूनी लड़ाई करने का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा, दुनिया का सबसे
व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? जो हमारा समुद्री मार्ग सबसे व्यस्त वाला है वो है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, द नॉर्थ अटलांटिक सी रूट। जो उत्तरी अटलांटिक का मार्ग है, समुद्री मार्ग, वो सबसे व्यस्त होता है। वहाँ जहाज़ें आती हैं, फिर जाती हैं, फिर आती हैं, तो ऐसे करते करते उसमें काफ़ी ट्रैफिक होता है, इसलिए वो सबसे व्यस्त मार्ग जो है समुद्री मार्ग उसे माना गया है। अगला है हमारा पेरिफेरल आईओ में कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं? तो पेरिफेरल आईओ में कितने आउटपुट होते हैं? तो 256। पर्यावरण और वन के संदर्भ में WCCB का पूर्ण रूप क्या है? तो इसमें आपसे पूछा है कि पर्यावरण और वन के संदर्भ में WCCB का पूरा नाम क्या है? तो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, तो ये इसका पूरा नाम हो जाएगा। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ये पर्यावरण के संदर्भ में इसका पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा सेंसस से है, जो कि 2011 के जनगणना के अनुसार डैश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य बना। तो कौन राज्य बना था जिसमें जहाँ की आबादी सबसे ज़्यादा थी? तो वो था यूपी, उत्तर प्रदेश जो था वो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा अधिक आबादी वाला जो वो राज्य बना गया था। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप है? तो कार्बन का कौन एक अपरूप है? उसका नाम है हीरा, डायमंड। तो आप इसे याद रखेंगे कि कार्बन का एक अपरूप है, उसका नाम है हीरा या फिर जिसे डायमंड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का एक घटक नहीं है? तो ALU है, CPU है, मेमोरी है, पर कागज़ जो है वो कंप्यूटर का एक पार्ट नहीं है, मतलब एक हिस्सा नहीं है। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था उनका नाम था शौकत अली और मोहम्मद अली। तो आप इसे याद रखेंगे कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था शौकत अली और मोहम्मद अली ने। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा, 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मुख्य कारण क्या था? तो पहला ऑप्शन ही हमारा, उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में उग्र भीड़ द्वारा आग लग गई थी, इसलिए गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने का फैसला लिया था। तो आप इसे याद रखेंगे कि चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में कुछ भीड़ भाड़ हो गई थी, कुछ लड़ाई झगड़े दंगे फसाद हो गए थे, जहां आग लग गई थी पुलिस स्टेशन में, इसलिए गांधी जी द्वारा जो असहयोग आंदोलन चलाया गया था उसे स्थगित करने का फैसला लिया था। महात्मा गांधी ने रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह किस वर्ष में स्टार्ट किया? तो 1919 में रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था। तो आप इसे याद रखेंगे कि रोलेट एक्ट जो है वो 1919 से रिलेटेड है और उसी समय सत्याग्रह भी स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, मतलब इससे आपको पेड करके या फिर पैसे दे के खरीदने पड़ेंगे, ये आपको फ्री में अवेलेबल नहीं है। तो आप इसे याद रखेंगे कि ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ के संबंधित विवरण है, मतलब उसके बारे में बताया गया है? तो जीने का अधिकार कौन से आर्टिकल में बताया गया है दोस्तों? तो ये आर्टिकल है हमारा 21। तो 21 अनुच्छेद 21, आप इसे याद रखेंगे, राइट टू लाइफ या फिर जीने का अधिकार के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन आता है, बैंकिंग सेवाओं में कमी से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों के समाधान हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है बैंकिंग लोकपाल। तो जो सभी ग्राहकों की शिकायत होती है उनके समाधान कौन करेगा? तो एक जो बैंकिंग लोकपाल है, ये एक पोस्ट है जो RBI के द्वारा दिया जाता है एक नियुक्त अधिकारी को, तो उसने के कहा जाता है बैंकिंग लोकपाल, वही इन ग्राहकों की शिकायतों का जो है वो समाधान करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेक इन इंडिया के प्रतीक में डैश से बने शेर को दर्शाया गया है। तो किससे बने होते हैं? मेक इन इंडिया में जो लोगो देखा होगा, यहाँ मैंने इमेज में आपको बता दिया है, मतलब इमेज लगा दिया है, आप इसमें से देख सकते हैं किसमें से प्रतीक जो है वो चक्र दंतों से बने शेर को दर्शाया गया है। तो आप इसे याद रखेंगे कि मेक इन इंडिया लोगो में जो चक्र दंत होते हैं उससे बने शेर को दर्शाया गया है। कालानुक्रमिक ढंग से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई? तो सबसे पहले घटित हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो आप इसे याद रखेंगे कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है वो सबसे पहले घटित हुआ था। अष्टक नियम या फिर लॉ ऑफ ऑक्टावेस किसने प्रतिपादित किया था? तो अष्टक का नियम किसने दिया था? तो अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने सबसे पहले अष्टक का नियम जो है वो दिया था या फिर प्रतिपादित किया था, जिसे लॉ ऑफ ऑक्टावेस भी कहा जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि अष्टक का नियम अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने दिया था। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? तो ये समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। तो आप इसे याद रखेंगे कि हमारी 3 सूचियाँ होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इसे समवर्ती सूची में रखा गया है। इसमें केंद्र सरकार भी अपना फैसला कर सकती है, कुछ सुधार कर सकती है, और राज्य सरकार भी। तो आप इसे याद रखेंगे कि जो शिक्षा है हमारा वो समवर्ती सूची में शामिल है। कजरी लोक नृत्य किस ऋतु से संबंधित है? तो कजरी लोक नृत्य जो है वो मानसून ऋतु से संबंधित है। तो आप इसे याद रखेंगे कि कजरी लोक नृत्य जो है वो मानसून ऋतु से संबंधित है। और अगर आपको पता है कि कजरी लोक नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है तो या फिर किस राज्य में किया जाता है तो आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत में जैविक खेती में समर्थन हेतु सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो जैविक खेती के समर्थन हेतु सरकार के द्वारा परंपरागत कृषि विकास योजना जो है वो शुरू किया गया था। तो आप इसे याद रखेंगे कि जैविक खेती से समर्थन हेतु सरकार के द्वारा परंपरागत कृषि विकास योजना जो है वो शुरू किया गया था।
तूतीकोरिन थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में है? तो ये तमिलनाडु में है, जैसा कि आप अभी इमेज में देख पा रहे होंगे कि तूतीकोरिन थर्मल पावर स्टेशन जो है वो तमिलनाडु स्टेट में है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे कहेंगे, इनमें से किसके लिए नियम निर्धारित करता है? तो वैश्विक व्यापार के द्वारा जो है वो नियम निर्धारित करता है। तो वैश्विक व्यापार के लिए ये जो है WTO वो नियम निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं है? तो अल्ट्रासाउंड जो है वो एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होता है। बाकी रेडियो, इंफ्रारेड और माइक्रोवेव जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं, और जो ये अल्ट्रासाउंड है ये चुंबकीय तरंग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने सोने व चांदी की नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं से निर्मित सांकेतिक मुद्रा या फिर टोकन करेंसी का प्रयोग किया था? तो ये किसके शासनकाल में हुआ था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ था। सांकेतिक मुद्रा या फिर टोकन करेंसी का उपयोग किया गया था, जो कि धातु से बना हुआ था। तो धातु से पूछा जाए कि धातु से बनी जो टोकन करेंसी होती है उसका उपयोग किसके शासनकाल में हुआ? तो वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ, और ये 14वीं शताब्दी की बात है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों में प्रयुक्त डेटाबेस या डाटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो MS वर्ड जो है ये एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो आप इसे याद रखेंगे कि कंप्यूटर में प्रयुक्त डाटाबेस सॉफ्टवेयर वो MS वर्ड जो है वो नहीं है। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ODI क्रिकेट के इतिहास में 3 दोहरे शतक लगाने वाला पहला बल्लेबाज कौन था? तो उनका नाम था रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने 3 बार दोहरे शतक लगाने का जो है वो रिकॉर्ड बनाया है ODI क्रिकेट मैच में, अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन NATO का मुख्यालय कहाँ है? तो नाटो का मुख्यालय जो है वो ब्रुसेल्स में है। तो आप इसे याद रखेंगे कि नाटो का मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में है। अवध के इनमें से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण कराया था? जो लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा है उसका निर्माण कराया था आसफ उद्दौला ने। तो आसफ उद्दौला ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण कराया था। मारूनी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो मारूनी नृत्य जो है वो सिक्किम में सेलिब्रेट किया जाता है, इसलिए इसका आंसर सिक्किम हो जाएगा। तो मारूनी डांस फॉर्म जो है वो सिक्किम में किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय पार्क जो है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो आप इसे याद रखेंगे। तो महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय पार्क जो है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा, डैश के अलावा निम्नलिखित में से सभी खरीफ की फसलें हैं। तो इसमें से आपको बताना है कि इनमें से 3 जो है वो खरीफ की फसल है, और जो वो एक फसल है वो नहीं है, तो वही आपको बताना है। तो गेहूं जो हो गया वो खरीफ की फसल नहीं है। तो आप इसे याद रखेंगे कि गेहूं खरीफ की फसल में नहीं आता। बाजरा, रागी, मक्का ये खरीफ की फसल में आता है, और गेहूं जो है वो रबी की फसल में आता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि गेहूँ रबी की फसल में आता है, और बाकी ये जो 3 दिए हैं ये खरीफ की फसलें हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप नहीं है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप जो है वो जिप्सम नहीं होता। बाकी जो संगमरमर है, चूना पत्थर है और खड़िया जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट का ही एक रूप है, पर जिप्सम जो है वो बिल्कुल इससे अलग है। भारत में स्थित सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित सुंदरवन संरक्षित वन के निकट स्थित है। तो भारत में जो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है वो बांग्लादेश में स्थित सुंदरवन अंतर्राष्ट्रीय वन के निकट स्थित है। चौरी चौरा कांड की घटना के परिणाम स्वरूप इनमें से किस आंदोलन को अचानक बंद कर दिया गया था? तो यही क्वेश्चन ऊपर दोस्तों पूछा गया था। तो ये हमारा जो आंदोलन था इसका नाम था असहयोग आंदोलन। तो चौरी चौरा कांड में जो पुलिस स्टेशन में आग लग गई थी, भीड़ हो गया था, तो उसमें जो आंदोलन चल रहा था उसे बंद कर दिया गया था। तो उसका नाम था असहयोग आंदोलन। WORM का पूरा नाम क्या है? तो WORM का जो पूरा नाम है वो है राइट वंस रीड मैनी। तो आपने देख लिया, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, राइट वंस रीड मैनी। WORM का पूरा नाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध है शहनाई से। तो आप इसे याद रखेंगे कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध जो है वो शहनाई वादक है, और वो शहनाई बजाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा, इनमें से किस शहर में संयुक्त राष्ट्र में सहायक क्षेत्रीय मुख्यालय नहीं खोले गए हैं? तो किस राष्ट्र में संयुक्त राष्ट्र के सहायक क्षेत्रीय मुख्यालय नहीं खोले गए हैं? वो शहर है हमारा रोम। तो रोम में जो है वो संयुक्त राष्ट्र सहायक क्षेत्र मुख्यालय नहीं खोला गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डायलाइज़र नामक मशीन जो है उनका उपयोग रोगी के रक्त को साफ़ करने के लिए किया जाता है, उसे कृत्रिम डैश भी कहा जाता है। तो जो डायलाइज़र नामक मशीन है हमारी वो रक्त को साफ़ करने के लिए यूज़ किया जाता है, और या फिर उसे कृत्रिम आर्टिफिशियल गुर्दा के नाम से भी जाना जाता है। या मैंने इमेज लगा दिया है, तो आप देख सकते हैं कि ये किस टाइप की मशीन होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 गुर्दा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो ये उद्घाटन किया गया था केरल में। तो केरल में प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे ऊंची गैर एशियाई पर्वत चोटी है? मतलब ये एशिया में नहीं आता, एशिया महाद्वीप में नहीं आता, इसलिए गैर एशियाई पर्वत चोटी है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है एकॉन कैगुआ
जिसे हिंदी में अकोंकागुआ पर्वत के नाम से भी जाना जाता है या फिर माउंट अकोंकागुआ के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की महान साहित्यिक कृतियाँ मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किसने की? तो इनका नाम था कालिदास। तो आप इन्हें याद रखेंगे कि मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किया था कालिदास ने। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें कुछ दिया हुआ है, आपको बताना है कि ये इस राज्य में सम्मिलित है या फिर नहीं है। तो कैगा परमाणु शक्ति संयंत्र ये कर्नाटक में है, तो ये सही है। नरोरा नाभिकीय रिएक्टर ये राजस्थान में है, तो ये गलत है दोस्तों, क्योंकि ये नरोरा नाभिकीय रिएक्टर ये राजस्थान में नहीं है। तारापुर नाभिकीय रिएक्टर ये महाराष्ट्र में है। कुंडकुंडम नाभिकीय शक्ति संयंत्र ये तमिलनाडु में है, तो ये सही है। जो हमारा दूसरा ऑप्शन है नरोरा नाभिकीय रिएक्टर ये राजस्थान में नहीं है, ये उत्तर प्रदेश में है, आप इमेज में देख पा रहे होंगे। तो ये आंसर गलत है और यही आपसे पूछा गया था। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों और उनके अधिक्षेत्रों की सूची शामिल है? तो पहली अनुसूची जो है वो राज्य और उनके केंद्र शासित के बीच जो अधिक्षेत्र हैं उनकी सूची रखता है। तो आपने देखा पहली अनुसूची में जो है वो राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के अधिक्षेत्रों की सूची उसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन नील और बाल्यते कृषि से संबंधित है? तो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन जो है वो नील और बाल्यते कृषि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो ये सभी को पता होगा कि भारतीय संसद का उच्च सदन है राज्यसभा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा, और इससे छोटा है लोकसभा। तो इस समय आपसे उच्च पूछा गया है तो राज्यसभा है, अगर निम्न सदन पूछा जाता तो लोकसभा हो जाता। अगला क्वेश्चन है, नियाग्रा फॉल डैश की सीमा पर स्थित है? तो नायग्रा फॉल जो है वो कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित है। तो आप इसे याद रखेंगे कि नायग्रा फॉल जो है वो कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित है। प्रसिद्ध पुस्तक इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है? तो इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक बताने हैं तो इनका नाम है एपीजे अब्दुल कलाम। तो आप इसे याद रखेंगे कि इग्नाइटेड माइंड के जो लेखक है वो एपीजे अब्दुल कलाम से है, और विंग्स ऑफ फायर भी इन्हीं की पुस्तक है। तो ये दो पुस्तक इनसे काफ़ी फेमस है, आपसे पूछी जाएगी तो आप इसे याद रख लीजिए। इग्नाइटेड माइंड्स और विंग्स ऑफ फायर जो है वो एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक है। फल आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसमें आपसे पूछा गया है कि आम का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? तो मैंगीफेरा इंडिका जो है वो आम का साइंटिफिक नाम है। तो आपने इससे नाम याद रखेंगे कि आम का जो साइंटिफिक नेम है उसका नाम है मैंगीफेरा इंडिका। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, रेशम डैश से प्राप्त किया जाता है? तो रेशम किससे प्राप्त किया जाता है? बॉम्बेक्स मौरी। तो बॉम्बेक्स मौरी से जो है वो रेशम प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? तो कोलकाता बंदरगाह जो है वो हुगली नदी पर स्थित है। तो आप इसे याद रखेंगे कि कोलकाता बंदरगाह जो है वो हुगली नदी पर स्थित है। एकला चलो रे ये जो गीत है ये किसने लिखा था? तो एकला चलो रे ये गीत जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, रेड डाटा बुक किससे संबंधित डेटा प्रदान करती है? जो रेड डाटा बुक है वो किससे संबंधित डेटा प्रदान करती है? तो लुप्त प्राय पादप और जंतु। तो पादप और जंतु से संबंधित जो है उसे डेटा प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा, FTTP का पूरा नाम या फिर पूर्ण रूप क्या है? तो FTTP का पूर्ण रूप है ऑप्शन नंबर तीसरा, फाइबर टू प्रीमाइसेस। तो फाइबर टू प्रीमाइसेस जो है वो FTTP का पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कर या फिर शुल्क जो है वो जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता? तो जीएसटी के अंतर्गत कौन सा टैक्स नहीं आता? वो है स्टाम्प शुल्क। तो स्टाम्प शुल्क जो है वो जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता है। तो भोटिया भारत में किस राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजातियों में से एक है? तो भोटिया जो जनजाति होती है अनुसूचित जनजाति वो उत्तराखंड में पाई जाती है। तो आप इसे याद रखेंगे कि भोटिया जो अनुसूचित जनजाति है वो उत्तराखंड स्टेट में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पौधे को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता? तो इस पौधे का नाम है स्पाइरोगाइरा। तो स्पाइरोगाइरा जो एक पौधा होता है उसको आप जड़, तना और पत्तियों में अलग अलग करके तोड़ नहीं सकते, मतलब विभेदित नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या है? तो ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है वो है फिजिकल फाइबर और ऑप्टिकल डिवाइस जिसके माध्यम से सिग्नल को दूर संचार नेटवर्क में उपयोगकर्ताओं तक वितरित या फिर पहुंचाया जा सकता है। तो ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है वो फिजिकल फाइबर और ऑप्टिकल डिवाइस जिसके माध्यम से सिग्नल को दूर संचार नेटवर्क में उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाया जा सकता है। जैसा जियो कंपनी ने अपने जियो सिम के साथ किया था कि नेटवर्क देने के लिए जो है वो ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज़ किया था, जिससे भारत में अलग अलग जगहों पर उनके जो सिग्नल है वो बराबर आ सके। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा नहीं है? तो थैलोफाइटा ग्रुप में कौन सा जो पौधा है वो नहीं आता? तो फ्यूनेरिया जो है वो थैलोफाइटा के ग्रुप में नहीं आता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इसरो के प्रथम अध्यक्ष। तो इसरो के प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो आप इसे याद रखेंगे कि इसरो के प्रथम अध्यक्ष का नाम था डॉक्टर विक्रम साराभाई। जलियांवाला बाग हत्याकांड के अहम भूमिका के कारण माइकल फ्रांसिस ओडायर की हत्या किसके द्वारा किया गया था? तो उधम सिंह के द्वारा इनकी हत्या किया गया था। तो आप इसे याद रखेंगे कि माइकल ओडायर वही व्यक्ति थे जिन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया था। तो इसी के लिए उधम सिंह ने इनकी हत्या गोली मारकर कर दिया था।
अगला क्वेश्चन आता है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी अमेरिकी देश स्थल रुद्ध या फिर लैंड लॉक्ड देश है? तो पैराग्वे जो है वो दक्षिणी अमेरिका देश स्थल लैंड या फिर लैंड लॉक्ड जो है वो देश है पैराग्वे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा जो कि है, किस संगठन का मुख्यालय सुमेलित नहीं है? तो इसमें कुछ संगठन दिए हैं और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यूनिसेफ न्यूयॉर्क से में है, ये सही है। ओपेक जो है वो ज्यूरिख में है, ये गलत है। विश्व बैंक है वो वाशिंगटन में, वो सही है। नाटो जो है ब्रुसेल्स में, वो भी सही है। लेकिन जो ओपेक है वो वियना में है और वियना ऑस्ट्रिया में है। ये ओपेक वाला जो है वो वियना में है, ज्यूरिख में है। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा प्रैक्टिस सेट। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल एसएससी बुक एसबी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियो रेलवे एग्जाम से रिलेटेड लाता रहूँगा, जिससे आपको अपने एग्जाम आरआरबी के एनटीपीसी एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है ये वीडियो। तो तब तक पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट आरआरबी एनटीपीसी की वीडियो में।